हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टडी विजन चैनल की ओर से आपके लिए फिर एक बार इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्यूशंस लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपके सामने मेटल्स एंड नॉन मेटल जो हमारा चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का, वो लेकर डिस्कस करने वाली हूँ उनके क्वेश्चंस को। तो चलिए बने रहिए, लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए, बेनिफिट रहेगा आपको ज़रूर, बहुत ही बेनिफिशियल होगी ये वीडियो आपके लिए। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एग्जाम्पल देने हैं मेटल के। कौन कौन से मेटल्स के एग्जाम्पल देने। देखिए, जो हमारा मेटल होता है एक्चुअल में बहुत हार्ड होता है, टफ होता है, और नॉर्मली मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, है ना। गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी, सबके। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन केसेस बोले हुए हैं और जो कि कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पर, और आप कभी नहीं भूलेंगे अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। अभी मैंने आपको बताया मेटल हमारे हार्ड होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं, लिक्विड में तो होते ही नहीं है। तो लेकिन हमें एक्सेप्शन में बताना है कि लिक्विड मेटल बताओ जो लिक्विड हो। तो हमारा मरकरी होता है जिसका सिंबल Hg होता है। ये जो मरकरी है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये एक्सेप्शन केस है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे मेटल का नाम बताइए जो आसानी से नाइफ से कट हो सके। तो मेटल जो नाइफ से कट हो सकता है वही हो सकता है जो बहुत सॉफ्ट है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कौन से मेटल हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं। तो हमारे एक सोडियम होता है जिसका सिंबल Na, और पोटेशियम होता है जिसका सिंबल K। ये दोनों ही मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इन मेटल्स को हम नाइफ से आसानी से काट सकते हैं। और एक और बात यही बता देती हूँ मैं आपको, ये दोनों ही मेटल्स बहुत ज़्यादा रिग्रेसिवली रिएक्शन भी करते हैं एयर के साथ। अगर हम इन्हें खुला छोड़ दें, बिना केरोसिन में रखे इन्हें ओपनली छोड़ दें, तो एयर के साथ रिएक्ट करके ये बहुत ज़्यादा हाईली विगरस शो करते हैं और आसानी से फायर को कैच भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें कहा है ऐसे मेटल का नाम बताइए जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। वैसे तो सारे ही हीट के गुड कंडक्टर ही होते हैं मेटल्स, बट यहाँ बेस्ट की बात की गई है हीट की। तो हमारा सिल्वर होता है जिसका सिंबल होता है Ag। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ऐसे याद करना है आपको कि जो सिल्वर है वो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, इसीलिए उसका जो सिंबल क्या होगा, Ag। और गोल्ड का Au। आज के ज़माने में कैसे बोलते हैं, Au करके बोलते हैं, किससे Ag Ag तो बोलते ही नहीं, है ना। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर क्या है हीट का, Ag है, याद रखना है इसको, Ag। और इसका जो नेम है वो है सिल्वर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो पुअर कंडक्टर है हीट का। वैसे मैंने आपको क्या बताया कि सारे ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन यहाँ पुअर की बात की गई है जो हीट को कंडक्ट नहीं करता। तो ऐसा मेटल Pb लेड होता है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है। हमारा Pb एक ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, मैंने आपको 40 पेज नंबर के सारे ही क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। देखिए, जो मेलिएबल होता है, मेलिएबल का मतलब जब हम मेटल्स को बहुत पतले पतले थिन शीट्स में करें, है ना, जो मतलब मारे उनके ऊपर, अगर हम मेटल्स के ऊपर बहुत ज़ोर से मारे हैमर की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से उसको बीट करें, बीट करने पर क्या होता है कि जैसे गोल्ड, मैं आपको एग्जांपल्स लेकर एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे गोल्ड हो, है ना, सिल्वर हो, हमने देखे हैं जो हमारा गोल्ड होता है कितने पतले पतले से इसके ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं, इयररिंग्स बन जाते हैं, नोज़ की जो पिंस होती हैं वो बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं बहुत ज़्यादा, इसको पतले से पतले परत में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए मैलिएबल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होते हैं। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि मैलिएबल क्या होता है। तो मेटल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम मेटल्स को बीट करें तो बीट करने पे ये पतली पतली शीट में चेंज हो जाता है।
और इसी चेंजमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को हम हैमर से मारने पर पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो मेलिएबिलिटी कहलाती है और इसको हम प्रोसेस को मेलिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात आती है डक्टाइल। तो जो डक्टाइल है ये मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि मेटल को हम पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ तो हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड भी आ सकता है इसमें और सिल्वर भी आ सकता है। तो हमारे ये जितने भी मेटल्स हैं हमने देखे हैं पतले पतले जो तार होते हैं उसमें कितनी पतले पतले से तार वायर्स में बनाए जाते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, गोल्ड के, है ना। तो ये वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिनमें कि हम पतले पतले वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं मेटल्स को, वो प्रॉपर्टी कहलाई जाती है डक्टिलिटी की। और ये दोनों ही प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती हैं? मेटल्स की। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी शो हो रही हैं एलिमेंट्स में तो हम समझेंगे कि वो एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं अब आगे। पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन है वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। अभी मैंने आपको ऊपर ही ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको कि हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सोडियम है और पोटेशियम है ये दोनों ही जो मेटल हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी इसी के साथ ऐड करके कि सोडियम और जो पोटेशियम है हम इनको खुला नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायलेंटली एग्रेसिव होते हैं कि हम किसी के अगर इनको ओपनली छोड़ दें बिना केरोसिन ऑयल में डालें तो ये आसानी से एयर से मिलके आसानी से फायर को कैच कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आ गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऊपर के जो एक्सेप्शन क्वेश्चंस थे ना मेटल्स के कि लिक्विड कौन सा है, ये वो वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट थे, तो उन पे भी ध्यान देना आप, ठीक है। इसका आंसर आपको आई नो कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दी फिर से कि वही क्वेश्चन है वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं हम सोडियम को? तो इसीलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारा सोडियम है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और आसानी से रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ जब हम उसे खुला छोड़ दें। और अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है तो आसानी से फायर को भी कैच कर लेता है, इसीलिए सोडियम मेटल को हमें केरोसिन ऑयल के अंदर रखना चाहिए ताकि ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन ना हो पाए। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जैसे मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो लाती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आता रहे, तो स्टूडेंट्स इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही आपको ये लिए मैं वीडियो लाती रहूँगी। सॉरी कि आपके लिए ये वीडियो बहुत लेट आई है, बट नेक्स्ट टाइम से रेगुलरली आती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। अब हमें यहाँ इक्वेशंस लिखनी है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन दिखाई थी, यहाँ पर ऐसे ही हमें रिएक्शन करनी है। अब किस किस की रिएक्शन करनी है? आयरन की करनी है। आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। सिंबल्स आप याद कर लीजिएगा क्योंकि सिंबल का कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है। इसको हम जितना प्रैक्टिस में करेंगे उतना ही हमें अच्छे से आता रहेगा। और स्टीम होता है वाटर, भाप बन जाना, ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? जो Fe यहाँ से हमारा आयरन और वाटर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे स्टीम की तो यहाँ पे क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2 बनेगा, राइट। यहाँ से क्या होगा? FeO वाटर से हाइड्रोजन को तो रिमूव कर देगा Fe, क्योंकि क्या है? हाईली रिएक्टिव है Fe हमारा। और हाईली रिएक्टिव है हमारा Fe, इसीलिए क्या करेगा? इसको रिमूव कर देगा। तो हमारी जो रिएक्शन है वो इसी तरीके से है। Fe हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो H हमारा बाहर निकल जाएगा।
हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि आयरन जो है जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, स्टीम मतलब वाटर है ना, H2O, तो क्या बनेगा, जो हाइड्रोजन है वो लीस्ट रिएक्टिव है आयरन से और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो इस हाइड्रोजन में से इसको हटा देगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमारी रिएक्शन होगी Fe3O4, साथ में H2 भी निकलेगा। अब इसको बैलेंस करना है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं हमारा H तो 2 है ही, यहाँ भी H2 है ही, और यहाँ पे अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन यहाँ 1 है और यहाँ आयरन कितना है, 3 है, तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 4 है ऑक्सीजन, राइट, बट ऊपर जब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ तो 1 है, तो यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, 8, और यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन हमारा, 2, तो हमें यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने यहाँ पे आपकी बैलेंस भी कर दी इक्वेशन, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं अब हम। कैल्शियम, कैल्शियम हमारा होता है Ca एंड पोटेशियम, दोनों की दिखानी है, कैल्शियम की भी दिखानी है, पोटेशियम की दिखानी है, दोनों की हमें वाटर के साथ दिखानी है। तो पहले मैं कैल्शियम की दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। जब कैल्शियम की दिखाएंगे हम, कैल्शियम की वाटर के साथ जब मिली तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, स्लेक लाइम भी बोलते हैं इसको, और साथ में वाटर हाइड्रोजन जो है बाहर निकल गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस भी कर लें अगर, तो यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ओके है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है ना, बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 हो गया ऑक्सीजन, जैसे यहाँ 2 हुए ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 4 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, यहाँ हमारे हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ कैल्शियम हमारा 1 है, यहाँ कैल्शियम हमारा 1 है, यहाँ ऑक्सीजन हमारे 2 हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन हमारे 2 हैं। देखिए इसको मत मल्टीप्लाई कीजिए, एक सेकेंड, एक एक्स्ट्रा 2 लग गया, वो ये कि जब मैं कैल्शियम में वाटर मिलाऊंगी तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, राइट, प्लस H2 बनेगा। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ हमारा 2 है ऑक्सीजन, यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ हाइड्रोजन हमारे यहाँ 2 और यहाँ 2, ऑलरेडी ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, बस ये बैलेंस हो चुकी है आपकी, यहाँ एक एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अब हमारी कैल्शियम के साथ तो हो गई, अब पोटेशियम के साथ भी कर लेंगे। पोटेशियम हमारा होता है K और वाटर हमारा होता है H2, इसके साथ रिएक्शन कराएं हम तो क्या बनेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में जो हमारा H है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए H जो है बाहर निकलेगा H2 के फॉर्म में, है ना। यहाँ हमारे कितने हो गए H, यहाँ H और यहाँ H, 3 H हो गए, बट यहाँ तो हमारे कितने H हैं, 2 ही H हैं। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी 2 से करना होगा, क्योंकि यहाँ फिर 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए। यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम, यहाँ 2 है, तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा पोटेशियम के लिए। अब एकदम परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है, पोटेशियम 2, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 2, एकदम परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इक्वेशंस तो लिख ली, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है सैंपल्स दिए हुए हमें मेटल्स के ABCD, 4 सैंपल दिए हुए हैं और हमें कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं, 4 ही सॉल्यूशन दिए गए हैं, आयरन सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, सिल्वर नाइट्रेट का। तो इसमें ये बताना है कि रिज़ल्ट निकल के आए हैं इस तरीके से कि जो मेटल A था हमारा, जब मेटल A हमने आयरन सल्फेट में डाला तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, कॉपर सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेस हो गया, जिंक में डाला तो कुछ नहीं हुआ, नाइट्रोजन में डाला, सिल्वर नाइट्रेट में डाला तो भी कुछ नहीं हुआ। बी का देखा, देखिए पूरा क्वेश्चन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको रिएक्टिविटी पहले जब चैप्टर की वीडियो बनाई थी तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ के कुछ एलिमेंट्स भी बता दिए थे, है ना, जैसे पोटेशियम, सोडियम,
कॉपर, जिंक, इस तरीके से। तो उस सीरीज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है और सारे हो जाएंगे। हाइड्रोजन के ऊपर वाले ही बताए थे, हाइड्रोजन के नीचे वाले ही बताए थे मैंने आपको, है ना। जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात आई है कि हम सारे सॉल्यूशंस में डालेंगे, आयरन सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में, जिंक सल्फेट में, नाइट्रेट सल्फेट में। तो जो ए है हमारा, ए मेटल को जो हम डाल रहे हैं, तो वो सिर्फ कॉपर सल्फेट में ही दिखा रहा है कि वो रिएक्शन करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा कॉपर का। और बी वाले में आयरन सल्फेट का करेगा डिस्प्लेसमेंट, और सी वाले में सिल्वर नाइट्रेट का करेगा, और डी वाला तो किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा है। देखिए, इससे कुछ ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा कि जब डी वाला किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो लास्ट में तो ये डी हो ही गया, हो गया। फिर हमने सी वाला देखा तो वो किसको कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट को कर रहा है। देखिए, और सिल्वर और प्लैटिनम, ये जो होते हैं हमारे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये सिल्वर, नाइट्रेट, बहुत कम रिएक्ट होते हैं ये। तो इसको अगर डिस्प्लेस कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि डी के बाद जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो है हमारा सी। फिर अगर हम बात करें बी की, बी की बात करें अगर, हाँ, तो हम अगर बात करें यहाँ बी की, तो बी क्या कर रहा है यहाँ पर, बी आयरन सल्फेट को ही कर रहा है। और पता है आपको, आयरन मोस्ट रिएक्टिव होता है। अगर मैं आयरन की बात करूँ, कॉपर की बात करूँ, जिंक की बात करूँ, और मैं सिल्वर की बात करूँ, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो हमारा आयरन ही रिएक्टिव है। उसके बाद कॉपर है, उसके बाद हमारा जिंक है, उसके बाद सिल्वर है। तो आप इससे भी सीरीज से लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब हमारा आयरन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन को भी जो हमारा बी मेटल है वो डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो सोचिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा बी ही होगा। फिर कॉपर को जो कर पा रहा है वो है हमारा ए। इसका मतलब है कि इसके बाद ए रिएक्टिव होगा। और अगर हम सी का देखें तो सी जो है वो कर ही नहीं रहा है। सी जो है वो, सॉरी, सिल्वर नाइट्रेट को कर रहा है, तो सी है। और डी देखें तो डी तो किसी को भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब सबसे कम जो रिएक्टिव है वो हमारा डी मेटल है। तो इसमें मेरा सारा बताने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस करेंगे अगर हम, तो हम आसानी से इस टेबल से ये बता सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है, मेटल है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो हाईली मेटल को भी डिस्प्लेस कर पा रहा है, ऑब्वियसली बात है कि वही होगा ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पर जो बी वाला हमारा मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आयरन को वो डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, बी वाला है। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है, वो है हमारा बी एलिमेंट, मतलब मेटल है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड टेबल से। आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया मैंने। अब इसमें पूछा हुआ है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो मैंने आपको बता दिया। अभी जो ऊपर टेबल देखा, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल था वो था बी, क्योंकि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा था, इसलिए आयरन को कर पा रहा था। आयरन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है उन सब के सॉल्यूशन में से। अब हम सेकंड की बात करें तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या होगा अगर हम बी हमारा क्या है, बी हमारा कोई मेटल है। अगर हम बी को रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, कॉपर सल्फेट से, है ना, तो क्या होगा, मैंने बोला आपको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये। अगर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई भी चीज़ रिएक्टिव होती है तो वो जो सॉल्यूशन दिया गया उसमें से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करने की ताकत भी रखती है। इसका मतलब ये है जो हमारा मेटल बी है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से इस कॉपर को निकाल के फेंकेगा और क्या बना लेगा,
कोई भी मेटल बी का सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा। हमें पता है जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है वो कौन सा कलर का होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। तो जब बी हमारा डिस्प्लेस कर देगा तो इसका कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन है वो भी फेड हो जाएगा और उसका ब्राउनिश कलर हल्का सा आ जाएगा, क्योंकि उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, इसलिए। ठीक है, तो इसमें यही बोला है कि क्या ऑब्जर्व करोगे अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में बी को डालेंगे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो बी है हमारा वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और डिस्प्लेस करने के बाद जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है उसको वो चेंज करके हल्के से ब्राउनिश कलर में लेकर आ जाएगा। ये ऑब्जर्व करेंगे जब हम बी को डालेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज करो मेटल्स को ए बी सी डी। ऊपर जो मेटल दिए गए थे किस तरीके से वो कैसे डिस्प्लेस कर रहे थे एलिमेंट्स को उनके सॉल्यूशन में से, उसी की अकॉर्डिंग हमें डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है। तो मैंने आपको बता दी सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव था वो बी था, है ना। उसके बाद क्या था, ए था। उसके बाद क्या था, सी था। और उसके लास्ट में जो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था वो क्या था, हमारा डी था। तो ये इसकी क्या हो गई, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी हो गई उस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें कहा है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, जब इसको हम मेटल में डालें, तो कोई भी मेटल ले लेते हैं, मैं ले लेती हूँ कोई सॉफ्ट मेटल, मतलब बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है, सोडियम ले लिया मैंने। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ तो क्या बनेगा, NaCl और H2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसमें यही क्वेश्चन बोला है कि जब हम ऐड करेंगे रिएक्टिव मेटल में, तो रिएक्टिव मेटल है हमारा Na, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन। यस, ये बैलेंस दिख रही है आपको, ये बताइए पहले। यहाँ Na है 1, यहाँ Na है 1, यहाँ Cl है 1, यहाँ Cl है 1, यहाँ H कितने हैं 2 और यहाँ कितने H 1। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H तो 2 हो ही गया, ठीक है, लेकिन हमारा Cl भी तो क्या हो गया, 2 हो गया ना। और यहाँ पे Cl कितना है हमारा 1, तो हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम क्या हो गया मेरा 2, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, घचर पचर ज़्यादा हो गई है ना। समझ में आ गया आपको। दोबारा से लिख देती हूँ मैं आपके लिए। मैंने क्या बताई थी, HCl और सोडियम का रिएक्शन कराया था, तो सोडियम क्लोराइड निकला प्लस H2 निकला। यहाँ पर मैंने ये 2 कर दिया था, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो ये नहीं, यहाँ पर मत कीजिए आप, यहाँ मत कीजिए, ओके, क्योंकि ऑलरेडी 2 है। यहाँ हमारा 2 होगा और यहाँ 2 होगा। ये अब देखिए, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यहाँ Na2, यहाँ पे भी 2, यहाँ Cl2 और यहाँ पे भी Cl2, एकदम परफेक्टली बैलेंस है ये। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन से मत भटकिए आप। क्वेश्चन मैं बैलेंस भी कर करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड, बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम लिखनी नहीं आ रही इक्वेशन वगैरह, तो देखिए आपको सिंबल वगैरह तो याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। और फार्मूला बनाने की वीडियो भी मैंने आपके लिए डाल दी है, ताकि फार्मूले की कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। वैलेंसी वगैरह से आप फार्मूला मेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगी आपको। और बैलेंस में आपको साथ साथ क्वेश्चन कराती जा रही, जो जितनी भी क्वेश्चन आ रही हैं। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अलग से वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए। और जितनी कोशिश हो पा रही है मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जैसे मैं समझा रही हूँ उसी हिसाब से आप थोड़ा वेल बिहेव, अच्छे से पढ़िए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसमें भी रह गए हैं। इसमें बोला है राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4।
केमिकल रिएक्शन लिखनी है जब हम आयरन को, आयरन मतलब Fe को जब हम H2SO4 में डालें तो क्या रिएक्शन होगी। तो देखिए आयरन जो है बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये H2SO4 में से H2 को निकाल फेंकेगा और क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और साथ में H2 बाहर निकाल देगा। अब देखिए इसमें बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है। Fe है 1, H2 S1 O4 एकदम बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना हमें, बस एज इट इज़ लिख देना है। तो हमने ये भी बता दिया कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ जो अटैच है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है जब हम आयरन को रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, वो भी बता दिया आपको रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट होता है हमारा FeSO4 और जब इसमें जिंक डाला जा रहा है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो जिंक हमारा हाईली रिएक्टिव होता है, तो जिंक क्या करेगा, इस Fe को यहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे भी बैलेंसिंग दे लेते हैं, Zn1 यहाँ Fe1 है ना, और यहाँ पे भी Fe1 और यहाँ S1 O4 बैलेंस है परफेक्टली। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, अगर जिंक को हम FeSO4 में मिलाएं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव जिंक है वो लीस्ट रिएक्टिव आयरन को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करने के बाद जो हमारा ग्रीन कलर होता है आयरन सल्फेट का, वो हमारा ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा और कलरलेस में चेंज हो जाएगा। जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे जब हम क्या करेंगे, जिंक को डालेंगे कॉपर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, अब पेज नंबर 49 का क्वेश्चंस ले लेते हैं। 9 के क्वेश्चन 49 पेज नंबर के हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, जो हमारे आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमें उस मेटल के आसपास दिखाने होते हैं, बस और कुछ नहीं, बड़ी बात होती है इसमें। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, एटॉमिक नंबर याद कर लेना सबका, उसी से सब कुछ होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी होगा उसी से, और उसी से हम किसी भी केमिकल फॉर्मूले को भी लिख पाएंगे। ठीक है, सोडियम का हमारा Na होता है सिंबल, और ऑक्सीजन का होता है O, और हमारा मैग्नीशियम का होता है Mg। तो मैं आपको ये सिंबल्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये पता लगा सकें कि सिंबल्स भी लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और रिवाइज भी आपका होता जाए। ठीक है, तो सोडियम के लिए ले लेते हैं सबसे पहले हम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ना, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, 1। तो सोडियम को अगर मुझे दिखाना होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो मुझे क्या करना होगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर दिखाना होगा। तो इस तरीके से Na1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन होता है O। ठीक है, और O ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए 8, और इस 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। ओके, 2 और 6। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इसके आसपास रखना है, अरेंज करना है इस तरीके से कि शेयरिंग कर सके, ट्रांसफरिंग कर सके इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम कैसे दिखाएंगे, वो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए 6 दिखाने हैं, मैंने 2 यहाँ दिखा दिए, 2 यहाँ दिखा दिए और 2 यहाँ दिखा दिए। तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं अब हम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12,
और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 282। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके? 2। तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा होगा, Mg और 2 ऊपर बिंदियाँ, ठीक है। बिंदियाँ मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए तीनों के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O। देखिए Na2 ये हमारा क्या केमिकल फार्मूला, मैं आपको फिर से लिख के दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसका केमिकल फार्मूला कैसे बनाया Na2O, और MgO का भी बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको और जो प्रॉब्लम हो फिर उसके बाद ट्रांसफ़र बताऊँगी किस तरीके से ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन्स के। Na सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर पहले देख लेते हैं, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, ठीक है। तो हमारा इसकी वैलेंसी, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 है 8 कंप्लीट करने चाहिए ऑक्टेट, तो 8 तो कंप्लीट कर रहा है, इसको ही दे देगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इसकी जितना मैंने बताया था वैलेंसी क्या होती है, देना, लेना या शेयर करना, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ कितना दे रहा है वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा? पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए उसके लिए, 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। तो 6 को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। ये जो है इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा केमिकल वो क्या हो जाएगा? Na2O सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। केमिकल फार्मूला भी बना के दिखा दिया मैंने अब आपको। ऐसे ही सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी होगा। मैग्नीशियम की बात करें अगर हम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। इसको 2 को देना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 8, और ये क्या करेगा? 2 और 6, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ले रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। अब ये शेयर 2 सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, इसीलिए ये कट के आपस में सिर्फ MgO रह जाता है, सिर्फ MgO रह जाता है, ठीक है। मैंने आपको केमिकल फार्मूला भी इसमें बता दिए। अब हम ये देख लेते हैं किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे Na 2 Na है, मीन्स Na2 है, और ऑक्सीजन 1 है, तो मेरे को पता है अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका Na का बनाऊँ, तो मैंने ऊपर पहले बनाया हुआ है, इसमें एक बिंदी आ जाएगी, इसमें भी एक बिंदी आ जाएगी। ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जब बनाया था, मैंने कैसे बनाया था? 6 बिंदी आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि इसको कितने चाहिए? लास्ट में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो 2 और 6 है, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गए। अब हमें ट्रांसफ़र करने इलेक्ट्रॉन्स के, तो देखिए ये एक इसको दे देगा, हम इन वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये क्या हो रही है? शेयरिंग, मतलब सॉरी ट्रांसफरिंग हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग। शेयरिंग तो तब होती है जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जब ऑक्सीजन भी उसको दे और दूसरा वाला भी उसको ले, मतलब एक दूसरे से, जैसे हम बोलते हैं ना, तुम मुझे पेंसिल दे दो, मैं तुम्हें पेन दे दूंगा, एक दूसरे शेयर इस तरीके से करना, है ना, इक्वल नंबर्स। लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, ट्रांसफ़र में कोई भी एक कर सकता है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम के यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दोनों में ट्रांसफरिंग कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके पूरे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हो गया? पूरे ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ये ट्रांसफरिंग हो गई है हमारी सोडियम ऑक्साइड की। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, तो मैग्नीशियम की ऊपर कितनी बिंदी होती हैं? 2 बिंदी होती हैं। यहाँ लिख लेती हूँ मैं इस तरीके से लिखना है कि हम ट्रांसफ़र आराम से कर सकें, ठीक है। और यहाँ इसके 6 थे, तो 6 मैंने यहाँ बना दिए। अब क्या करेगा? ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा यहाँ,
ऑक्सीजन को। इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसका भी आप अपना लास्ट वाली शेल फिल हो गई 8 से। तो ये शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए जो मतलब यहाँ मैग्नीशियम जो दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो ये +2 में आएगा, और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है मैग्नीशियम से, तो इसीलिए -2 आएगा। अब यहाँ पे जब हम आयंस को ट्रांसफ़र करते हैं ना, आयंस को क्या करते हैं ट्रांसफ़र, तब वहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारे आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशंस होती हैं। किसकी होती हैं? आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको मेल्ट करने के लिए या हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है इनकी, ठीक है। आपको ये ज़रूरत नहीं थी इसमें, बट बता दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप समझ गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। आयंस बताने, मैंने आपको बताया कौन कौन से आयंस हैं। अगर मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करूं तो यहाँ पे सोडियम आयन और ऑक्सीजन आयन, ये वाला सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे अपने, तो +2 साइन आएगा, और ऑक्सीजन में -2 आएगा क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे। तो आयन इस तरीके से हम शो कर देंगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे भी एक बिंदी होगी, इसने अपने दे दिए यहाँ +2 क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इसने -2 क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए मैग्नीशियम से। ऐसे ही दूसरे का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई, वही क्वेश्चन आ गया अभी जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, क्यों आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं। मैंने आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस की हेल्प से बनते हैं। आयंस होता है कैटाइंस और अनायंस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इनके अंदर, आसानी से इनको तोड़ना ईजी नहीं है, आसानी से टूट नहीं सकते, इसीलिए इनकी मेल्टिंग या बॉइलिंग कोई भी पॉइंट ले लें हम हाई होते हैं। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो ऐसे हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस की हेल्प से बने हैं, और आयंस की जब हेल्प से बने हैं तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए या इसको मेल्ट करने के लिए, इसीलिए हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। अब पेज नंबर 53 के क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। डिफाइन करना है हमें मिनरल्स को, ओर्स को, गैंग को। तो देखिए, जब ज़मीन को खोदा जाता है बहुत अंदर तक तो हम कुछ चीज़ों को प्राप्त करते हैं नेचुरली, है ना। तो वो जो कंपाउंड हमें पृथ्वी में मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट पे मिलते हैं, वो हमारे नेचुरली जो अकर होते हैं वो हमारे मिनरल्स कहलाए जाते हैं। बट वो मिनरल को जब हम देखते हैं कि हाईली अमाउंट में उन मिनरल से हमें क्या मिल रहे हैं, मेटल्स मिल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं मेटल्स, तो उनको हम बोलते हैं ओर। देखिए, मिनरल और उनमें डिफरेंस है, यस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और पूछा भी जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। मिनरल तो सारे ही मटेरियल होंगे जो हमें धरती से मिलते हैं, बट और वो होंगे जिनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ मेटल निकल सकेगा, जिनके अंदर से जब हम उनको इंडस्ट्री वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह में प्योर करवाएं तो ज़्यादा अमाउंट अगर प्रॉफिटेबली हमारा क्या निकल पा रहा है उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है तो हमारा ओर कहलाया जाएगा। और गैंग की बात करें अगर हम, तो गैंग वो गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि सैंड हो गया, है ना, बहुत सारे स्टोन हो गए, माइका वगैरह हो गए, जो हमारे किसके साथ आते हैं, मिनरल के साथ। धरती से जब निकालते हैं मिनरल्स को तो हमारे गंदगी वगैरह जो होती है मेटल्स के साथ में, उनको हम गैंग बोलते हैं। ये वो वाला गैंग नहीं है जो बच्चे बना के उधम करते हैं, ठीक है। ये वो वाला गैंग है जो गंदगी होती है ना, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे सैंड हो गया, रॉक हो गया, अर्थ पार्टिकल्स हो गया, लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, इनको हम बोलते हैं गैंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट वो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे डाउन में होते हैं हमारे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि
बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, एकदम फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, खुल्लम खुल्ला जिसे बोले तो, है ना। तो यहाँ पे फ्री स्टेट में पाए जाने वाले जो मेटल्स हैं वो हमारे कौन से हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। ये कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो प्लेटिनम और गोल्ड हमारे दो मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, कंपाउंड स्टेट में नहीं पाए जाते, एकदम फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इसीलिए आसानी से इनको प्योर करना बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अगर हमें ऑक्साइड से किसी मेटल को निकालना है, जैसे कि मैं लेड ऑक्साइड ले लूँ, मैं जिंक ऑक्साइड ले लूँ, अब इनकी ये कौन से फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में हो अगर कोई एलिमेंट्स, है ना, मेटल्स, जैसे इस ऑक्साइड में हमारा लेड जो है पीबी, वो हमारा क्या है, मेटल है, और जिंक ऑक्साइड में जिंक क्या है, हमारा मेटल है। अब इनके ऑक्साइड फॉर्म से हमें पीबी और जिंक को निकालना है, तो कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करेंगे इसमें, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें होता है रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड, रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड हमारा यूज़ किया जाएगा इसमें से मेटल्स को निकालने के लिए, जैसे जिंक है और लेड है यहाँ पर, ठीक है। इस रिडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं हम कि जो हमारे ऑक्साइड फॉर्म हैं उनको हम कार्बन के साथ हीट करते हैं। जब हम कार्बन के साथ हीट करते हैं तो जिंक हमारा अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। ये प्रोसेस कौन सा है, हम कार्बन के साथ ऑक्साइड फॉर्म के कंपाउंड्स को हीट करते हैं और जिससे कि हमारा क्या होता है, ये अलग से हमारा जिंक और ब्लेड अलग अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, पेज नंबर 55 पर है हमारा क्वेश्चन। मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर को हमने हीट किया एलिमेंट से, जैसे जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हीट कर रहे हैं, तो हम क्या क्या इसमें पाएंगे, ये बोला है इसमें। मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर व हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल, इनके सब हीट किया तो हम क्या देखेंगे, देखिए जब हम जिंक में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम, जो सबसे ज़्यादा, हमें पहले ही तो ये देखना है कि इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वालों को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना, उसके ऑक्साइड फॉर्म से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा इन तीनों में से, जिंक में से, मैग्नीशियम में से और कॉपर में से, जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब जिंक को भी वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा जिंक ऑक्साइड में से, और कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा कॉपर ऑक्साइड में से। पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ऑलरेडी मैग्नीशियम का ही कंपाउंड है ना, तो इसको नहीं करेगा। तो इन तीनों में से मैग्नीशियम हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। और कॉपर की अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम कॉपर की बात करें तो इन सब में कॉपर सबसे ज़्यादा हमारा कम, लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। और जिंक, अगर यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, फिर कॉपर है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज बता दी मैंने आपको। अब ये टेबल है कि मैग्नीशियम अगर जिंक ऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव है तो देखिए वो सबको कर देगा, मैंने अभी ऊपर बताया, जिंक को भी कर देगा जिंक ऑक्साइड में से, कॉपर को भी कर देगा कॉपर ऑक्साइड में से। और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव था ना, तो वो किसी को नहीं कर रहा है। और जिंक हमारा कॉपर से तो बेटर ही था, तो वो कॉपर ऑक्साइड को कर रहा है। अब अपने आप को तो कर नहीं सकता ना वो, जिंक को, जिंक जो है जिंक ऑक्साइड तो कर नहीं सकता, वो किसको करेगा, कॉपर को करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी वीडियो अच्छे से, और अच्छे से आप समझ भी रहे होंगे। पूरे एंड तक देखते रहिए, अभी क्वेश्चन बचे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। देखिए कौन सा मेटल जो कोरोड इजीली नहीं हो सकता है, तो वो मेटल्स होंगे, और इसी बात है जो आसानी से रिएक्ट नहीं कर सकते, बहुत लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था नीचे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये कौन से मेटल्स हैं हमारे जो लीस्ट रिएक्टिव हैं,
जो लीस्ट रिएक्टिव है वो है हमारा, तो जो लीस्ट रिएक्टिव तो आसानी से कोरोड नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी इनका यही हो जाएगा, गोल्ड, प्लेटिनम, ये मेटल्स जो हैं आसानी से कोरोड नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अलॉयस क्या होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करके जाइएगा। वैसे ऊपर के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बट ये कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला अलॉय वाले कुछ एग्जांपल आते हैं इसके। तो देखिए, अलॉय हमारे एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल का, दोनों ही मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही नॉन मेटल भी हो सकते हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है। तो मेनली हमारा क्या है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो मेटल या दो नॉन मेटल का, या एक मेटल एक नॉन मेटल का, ठीक है। आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ मैं, कि जैसे हमारा स्टील लिया, ठीक है, स्टील हमारा क्या, एक अलॉय है। तो कौन कौन सी चीज़ों से बना हुआ है स्टील? तो स्टील जो हमारा आयरन और कार्बन से मिलके बना हुआ है। अब देखिए, जो आयरन है वो हमारा क्या है, मेटल, और हमारा जो कार्बन है वो क्या है, हमारा नॉन मेटल। तो ये स्टील जो है वो अलॉय है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, किस किस का, आयरन का और कॉपर का, दोनों को मिला के हमने एक अलॉय बनाया है, उसका नाम बोलते हैं हम स्टील का। स्टील। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ब्रॉन्ज की, तो जो ब्रॉन्ज है हमारा, ब्रॉन्ज हमारा कॉपर प्लस टिन से मिलके बना है। अब देखिए, जो कॉपर है हमारा वो भी हमारा क्या है, एक मेटल ही है, और टिन हमारा क्या है, वो भी हमारा मेटल ही है। दोनों ही हमारे मेटल हैं, और ब्रॉन्ज भी हमारा एक अलॉय है, जो कॉपर और टिन दोनों ही मेटल के मिक्सचर से बना हुआ है। और ऐसे ही मैं ब्रास की बात कर लूँ, बहुत पूछा जाता है ये कंपटीशन में कि जो ब्रास है वो किस किस का अलॉय है, तो हम बोलेंगे कॉपर और जिंक का अलॉय है, दोनों ही मेटल हैं ये, ठीक है। तो यही हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी, और आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू गाइज़, हमारे चैनल की वीडियोस को देखने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।